अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और लास्ट क्लास में इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने स्टडी किया था वो था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और आज की क्लास में हमारा इस चैप्टर से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। तो आज की क्लास में हमने ये टॉपिक डिस्कस करना है। सो स्टार्ट करते हैं जी आज की क्लास को, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम नाम पर ही गौर करें तो ये जो यूनिसेलुलर वर्ड है इसमें यूनी वर्ड आ रहा है एक, और एक सेलुलर वर्ड आ रहा है। यूनि का मतलब होता है एक, जबकि सेलुलर का मतलब होता है सेल वाला। तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के इस वर्ड के मायने ही देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लफ्जी मायने हो जाते हैं एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, उनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है, वही एक सेल इनकी बॉडी के लिए तमाम काम को परफॉर्म करेगा। ऐसे एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हमने जब बायोलॉजी स्टार्ट की और हमने जब बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ा तो हमने वहां पढ़ा था माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे होते हैं कि आपको नॉर्मल आंखों से वो नजर नहीं आते, नेकेड आइज से आपको नजर नहीं आते, आप उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है इनका साइज में, इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है और एक सेल आपको नेकेड आई से नजर नहीं आ सकता। तो जितने भी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये इतने छोटे हैं कि आपको नॉर्मल नेकेड आई से ही नजर नहीं आते, आप इनको माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए? ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपकी दुनिया में पाए जाने वाले वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल मौजूद होता है, यही एक सेल इनको जिंदा रखता है, यही एक सेल इनके तमाम काम को परफॉर्म करेगा, फूड कैप्चर करेगा, फूड को यूटिलाइज करेगा, एनर्जी तोड़ेगा, उन फूड को तोड़ के एनर्जी निकालेगा, रिप्रोडक्शन, हर चीज ये एक ही सेल करता है। So that one cell organisms are called unicellular organisms and all the unicellular organisms are microscopic. ये इतने छोटे हो गए, इतने छोटे हो गए कि आपको ये नॉर्मल नेकेड आई से नजर नहीं आते, आपको इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो वो माइक्रोबायोलॉजी हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वैसे तो हमारी दुनिया में बेतहाशा हैं, बहुत सारे हैं जो हमारी आंखों के नीचे, हमारी इतने छोटे हमें नजर ही नहीं आ रहे, बेतहाशा भरे पड़े हैं। लेकिन अगर मेजर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो नंबर 1 इज दी एमीबा। एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी बॉडी में एक ही सेल मौजूद होता है। इसकी खास बात ये होती है कि इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, इसका कोई एक फिक्स शेप नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते एमीबा जो है वो स्पेरिकल है, एमीबा रॉड लाइक है, एमीबा जो है वो राउंड है, नहीं, इसका शेप कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। अभी आपको ये स्फेरिकल दिखा है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपको ये रॉड शेप दिखेगा, इसका शेप कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ये एमीबा होता है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है, यानी जो ठहरे हुए पानी होते हैं, रुके हुए पानी होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। जैसे पॉन्ड हो गई, झील हो गई, लेक्स वगैरह, वहां ये पाया जाता है। इसी तरीके से एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। ये तो आपकी दुनिया में भरा पड़ा हुआ है, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है ये आपका बैक्टीरिया। और इसकी खास बात ये है कि ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, यानी कई किस्म के बैक्टीरिया होते हैं और ये तमाम हैबिटाट्स में पाया जाता है। या आपको दुनिया के हर हिस्से में मिलेगा, या आपको बर्फानी इलाकों में भी मिलेगा, गर्म इलाकों में भी मिलेगा, ठंडे इलाकों में भी मिलेगा, पानी में भी मिलेगा, आतिशफिशा पहाड़, वॉल्केनो, हर जगह ये पाया जाता है। हवा में, पानी में, जमीन के अंदर, हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन ऑल हैबिटाट्स। ये इसकी बहुत खास बात है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारी किस्म के हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं। ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद तैयार कर लें। हेटरोट्रॉफ भी होते हैं, यानी कि जो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, बाहर से हासिल करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनका शेप रॉड शेप होता है, लंबे लंबे से होते हैं। ऐसे भी होते हैं, गोल शेप वाले भी होते हैं।
एक फ्लैजिला वाले भी होंगे जिनमें एक धागे टाइप का स्ट्रक्चर निकल रहा होता है जिससे ये मूव करते हैं। बहुत सारे फ्लैजिला वाले भी होते हैं। तो काफी डाइवर्सिफाइड ग्रुप है और तकरीबन हर जगह कहीं पर शायद इंसान ना हो, दुनिया के किसी इलाके में शायद इंसान ना हो, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की स्पीशी ना हो, लेकिन बैक्टीरिया जरूर होगा। दे आर प्रेजेंट इन ऑल हैबिटेट ऑफ द अर्थ। हर जगह ये पाया जाता है। ये पैरासाइट भी है, मैंने आपको कहा है ना, ये डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, इसमें काफी टाइप्स हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट से मुराद होती है वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। बैक्टीरिया पैरासाइट है, हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, हमारी बॉडी से अपने लिए प्रोडक्ट्स हासिल करता है, लेकिन हमें नुकसान पहुंचाता है, हमें बीमार कर देता है। बहुत सारी बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है हमें। पैरासाइट भी है और ये फ्री लिविंग भी है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो पैरासाइट नहीं होते, आजाद होते हैं जी पानी के अंदर। ये ऑटोट्रॉप, मैंने आपको कहा ना, ऑटोट्रॉप भी है ये, यानी अपना खाना खुद तैयार कर लेंगे। तो जो ऑटोट्रॉप होते हैं उनको किसी दूसरे से खाना हासिल करने की जरूरत नहीं होती, ना ही वो इनको कोई नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो फ्री लिविंग हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी बॉडी में भी एक ही सेल पाया जाता है और तमाम हैबिटाट्स में पाया जाता है। बहुत ही बड़ा डाइवर्सिफाइड ग्रुप होता है बैक्टीरिया। इसमें काफी किस्में हैं, हमारे पास बैक्टीरिया की काफी किस्में होती हैं। पैरासाइट्स भी हैं, फ्री लिविंग भी हैं, फ्लैजिला वाले भी हैं, विदाउट फ्लैजिला वाले भी हैं। शेप्स के एतबार से कई किस्म के होते हैं। तो आगे एक चैप्टर में हम इसको और ज्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे बैक्टीरिया को। इसी तरीके से एक और होता है जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड यूग्लेना। अब यूग्लेना जो है ये बैक्टीरिया, जैसे आपको पता है ना, धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला, जिसकी मदद से ये मूव करते हैं। यूग्लेना में फ्लैजिला पाया जाता है और इसकी मदद से ये मूव करते हैं। यूग्लेना की खास बात यह है कि दे आर ऑटोट्रॉप्स। सारे के सारे यूग्लेना आपको ग्रीन कलर के दिखते हैं क्योंकि इनमें पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, वही पिगमेंट्स जो ऑटोट्रॉप में होते हैं, और ये अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल लाइक प्लांट्स। ये बिल्कुल पौधों की तरह अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं और ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं होते। ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल नहीं करते, ये अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं। दे आर ऑटोट्रॉप्स। तो ये काफी अच्छे ऑर्गेनिज्म मान लें आप उनको, क्योंकि दे आर फ्री लिविंग, आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे। फ्रेश वाटर में, मीठे पानियों में पाए जाते हैं, जितने भी मीठे पानी है वहां आपको यूग्लेना मिलेगा। तो ये तो अभी मैंने आपको 3 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सिर्फ आपको एज एन एग्जांपल नाम दिए, नहीं तो आपकी दुनिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से भरी पड़ी है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल मौजूद होता है। दे हैव ओनली वन सेल इन देयर बॉडी। एक ही सेल मौजूद होगा, वही एक सेल इनके तमाम बॉडी फंक्शन, तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आपको नेकेड आई से नजर नहीं आएंगे, माइक्रोस्कोप से इनको आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लेना। उसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, क्लेमोडोमोनास वगैरह, पैरामीशियम होता है, बहुत सारे होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल को जरा डिटेल में देखें तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी एमीबा। एमीबा को सिलेक्ट करते हैं जी। एमीबा को जरा थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। एमीबा के बारे में मैंने आपको बताया कि एमीबा जो है वो आपको ठहरे हुए पानियों में, जिनको हम कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर में ये पाया जाता है। जो भी ठहरे हुए पानी होते हैं वहां आपको एमीबा मिलेगा। एमीबा का जो हैबिटाट होता है वो स्टैग्नेंट वाटर होते हैं, लाइक पॉन्ड्स, लेक, झील वगैरह जो होती हैं वो ठहरी हुई होती हैं, उनमें कोई फ्लो नहीं होता है और वहां ये आपको मिलेगा। तो एमीबा का जो हैबिटाट है वो स्टैग्नेंट वाटर होता है। एमीबा की दूसरी खास बात यह है कि इसका शेप फिक्स नहीं होता। They do not have a regular fixed shape. ये नहीं कह सकते हम कि ये गोल है, ये रेक्टेंगुलर शेप है या रॉड शेप है, इसका शेप फिक्स नहीं होता। आप डायग्राम में देखें, कंटिन्यूसली एमीबा इज चेंजिंग इट्स शेप। हर वक्त इसका आप देखें शेप चेंज हो रहा है। ये आप देखें ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रही हैं जिसकी वजह से इसका शेप कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो ये एमीबा की खास बात होती है कि इसका जो है फिक्स शेप नहीं होता। साइज के अतबार से अगर हम बात करें तो इट इज अराउंड 0.25 मिलीमीटर, 0.25 मिलीमीटर के करीब इसका साइज होता है। और ये इतना छोटा साइज है कि नॉर्मल आंखों से हम नहीं देख सकते, ठीक है, हमें नॉर्मल आंखों से ये नजर नहीं आ सकता। लिहाजा एमीबा को देखने के लिए वी यूज माइक्रोस्कोप। यूनिसेलुलर है, एक ही सेल के अंदर इसकी बॉडी मौजूद है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो आपके सामने डायग्राम मौजूद है। एमीबा का पहली बात है कोई फिक्स शेप नहीं होता, इसका शेप फिक्स नहीं होता, इसकी शेप में चेंजिंग होती है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस सीडोपोडिया। डायग्राम में आपको नजर आ रही है इसके सेल में से छोटी छोटी सी उंगलियों की तरह के कुछ प्रोजेक्शंस बाहर आ रहे हैं। दे आर कॉल्ड सीडोपोडिया। ये देख रहे हैं आप, एक ये प्रोजेक्शन आ गया, एक ये प्रोजेक्शन आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया।
इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंटिन्यूसली जगह जगह से इस तरह फिंगर लाइक चीजें जो है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करता है, एंड दे आर कॉल्ड सीडोपोडिया। इन सीडोपोडिया की मदद से ये दो काम करता है, एक ये मूवमेंट करता है, इस सीडोपोडिया की मदद से ये मूव करता है, दूसरा ये अपने फूड को कैच करता है। ठीक है, फूड के कैच करने के प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसकी डिटेल। तो ये सीडोपोडिया की वजह से कहीं से सीडोपोडिया निकल जाती हैं, फिर वापस चली जाती हैं, फिर कहीं से निकल जाती हैं, सामने से इमर्ज हो गई, शेप चेंज हो गया, फिर वापस अंदर चली गई, शेप चेंज हो गया, साइडों से इमर्ज हो गई, शेप चेंज हो गया, वापस अंदर चली गई, शेप चेंज हो गया। तो ये सीडोपोडिया टेम्पररी होती है, कहीं से एकदम से इनकी एक्सटेंशन हो जाती है, साइटोप्लाज्म बाहर बह जाता है और ये नया सीडोपोडिया जनरेट हो जाता है, जिससे इसका शेप चेंज होता रहता है। तो ये सीडोपोडिया की वजह से इसका कंटिन्यूसली जो इसका सेल का शेप है वो चेंज होता रहता है। इसके सेल के अंदर अगर हम बात करें तो इसके सेल की ये जो आउटर लेयर है, आउटर बाउंड्री है, एंड दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसकी जो सेल है, इसका जो पूरा सेल जिससे आपको लेयर से घिरा हुआ नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद ये अंदर इसका जितना भी ये जेल टाइप का पोर्शन पाया जा रहा है, सारा जेली टाइप का मटेरियल होता है, विस्कोस होता है, गाढ़ा होता है, जेल टाइप का मटेरियल, सारा जो इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा का पूरा आपको अंदर मटेरियल नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब इसका साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में तकसीम होता है। सेल मेम्ब्रेन के जो करीब का आप देखें, सेल मेम्ब्रेन से जो जुड़ा हुआ साइटोप्लाज्म है वो आपको बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है, उसमें कोई आपको ग्रेन्यूल्स यानी कि दाने दाने नजर नहीं आ रहा है। जबकि अंदर वाले साइटोप्लाज्म को अगर आप देखोगे तो आपको उसमें छोटे छोटे से दाने दाने से नजर आ रहे हैं, ग्रेनुलर है वो। ठीक है, तो इसका जो सेल है वो घिरा हुआ है किससे? सेल मेम्ब्रेन से। और इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या स्टोर हुआ है जी? जेल टाइप विस्कोस मटेरियल स्टोर हुआ है, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। जो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ साइटोप्लाज्म है वो क्लियर है, कोई ग्रेनुअल्स नहीं है उसके अंदर, उसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। जबकि अंदर वाला जो सारा साइटोप्लाज्म है उसमें हमें ग्रेन्यूल्स नजर आ रहा है और उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में जगह जगह इसके पास बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, जिन ऑर्गेनल्स से ये मुख्तलिफ काम करता है। मिसाल के तौर पे एक ये ऑर्गेनल है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। जैसे हमारी बॉडी में दिमाग होता है जो हमारे तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है, सेम ये न्यूक्लियस काम करता है। ये न्यूक्लियस आपके एमीबा के सेल के अंदर तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है, एक एक चीज। इसी तरह ये फूड वैक्यूल्स हैं जी, इनके अंदर इसका फूड स्टोर हुआ है। इस फूड को ये तोड़ ताड़ के इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस, इसमें से सिंपल मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, फिर उस सिंपल मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उसमें से एनर्जी जनरेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये एक खाली थैला टाइप का होता है जिसमें ये अपने एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर कर लेता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के करीब लाके इस एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देता है। इसके अलावा और भी दूसरे भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, लेकिन उन ऑर्गेनल्स को जब हम सेल ऑर्गेनल्स को एक चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो तब हम उन ऑर्गेनल्स की डिस्कशन करेंगे कि वो ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं और क्या काम होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया जी एमीबा का। एमीबा जो है उसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है, किनारे की जो बाउंड्री दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर जितना भी विस्कोस जेल टाइप का मटेरियल है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। आउटर वाला जो साइटोप्लाज्म है, बाहर वाला, उसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, क्लियर होता है। और बाकी इंटरनल जो साइटोप्लाज्म है उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। इसमें ग्रेन्यूल्स टाइप मौजूद होते हैं, ग्रेनुलर होता है। न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल्स टाइप की चीजें जो इसके पास मौजूद है, जो इसके सेल्स के अंदर सारे मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब हम इसका देखते हैं जी फैगोसाइटोसिस। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फैगोसाइटोसिस बताऊंगा। देखिए जी, इस एमीबा को देखें डायग्राम में, इसका शेप चेंज हो रहा है बिकॉज दिस सीडोपोडिया इज प्रोड्यूसिंग। ये दो सीडोपोडिया इस पे प्रोड्यूस हो रहा है और इन सीडोपोडिया की मदद से ये अपने फूड को कैच कर रहा है। ये क्या करता है, जैसे ये इसका फूड पार्टिकल करीब आता है, ये उसके साइड में से, उसके आसपास से सीडोपोडिया को जनरेट करता है। ये सीडोपोडिया आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होके इसके फूड को घेरना शुरू कर देते हैं। ये देखें जी, ये सीडोपोडिया बढ़ता जा रहा है, ये सीडोपोडिया बढ़ता जा रहा है, आखिर में आगे ये दोनों सीडोपोडिया कंबाइन हो जाएंगे और ये इसका फूड जो है ये कैच हो गया। अब ये फूड कैच हो गया, इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन क्रिएट हो गई है, ये बन जाएगा फूड वैक्यूल। जो अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था ना फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल बन जाएगा। अब इसमें ये एंजाइम्स को डाल के इस फूड को डाइजेस्ट करेगा। तो ऐसे ये अपने सीडो को, मैंने आपको बताया था ना, सीडोपोडिया की मदद से ये मूव करता है और फूड कैच करता है। तो ऐसे ही अपने फूड को कैच कर रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ऐसे ही अपना फूड हासिल कर लेता है। इसी तरीके से इस फूड को तोड़ने के लिए इसको ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। वो ऑक्सीजन गैस कैसे हासिल करता है? अराउंड इसके जो पानी मौजूद होता है, एक्वेटिक है, पानी में पाया जाता है, तो इसके इर्द गिर्द जो पानी मौजूद होता है उस पानी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ये ऑक्सीजन को पानी से अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजार के ऑक्सीजन को अंदर ले आता है।
डिफ्यूजन कहते हैं उसको, बहुत ज्यादा डिटेल में आगे के चैप्टर में आएगा ये चीज, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ जी, बाहर के जो पानी है, आउटसाइड जो वाटर पाया जा रहा है उसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। ये क्या करता है, इसके सेल मेम्ब्रेन में से वो ऑक्सीजन क्रॉस होकर इसके साइटोप्लाज्म में आ जाती है, और फिर उस ऑक्सीजन की मदद से इसने जो फूड कैच किया है उस फूड को फिर उसके सिंपल मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उसमें से एनर्जी जनरेट कर लेगा, और वो एनर्जी इसको अपने तमाम काम करने के लिए चाहिए होती है। अच्छा, जब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, जब ऑक्सीजन की मदद से फूड को तोड़ के उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नुकसानदेह होती है, ऑर्गेनिज्म को इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन लाया है बिल्कुल ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल मेम्ब्रेन तक आएगी, फिर सेल मेम्ब्रेन में से होती हुई सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हुई बाहर पानी में निकल जाती है। तो इसके अराउंड जो पानी है ये इसमें से गैस को एक्सचेंज करता है, पानी में से ऑक्सीजन को ले लेता है और अपने अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में डिस्चार्ज कर देता है। तो ये हो गया जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल मौजूद होता है उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वही एक सेल इनके तमाम लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है। डिटेल के अंदर हमने एमीबा को देखा कि एमीबा जो है वो एक स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाने वाला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कोई फिक्स शेप नहीं होता क्योंकि इसके अंदर सीडोपोडिया प्रोड्यूस होते रहते हैं जिसकी वजह से इसका शेप चेंज होता रहता है। किस तरीके से ये फूड कैप्चर करता है, फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस देखा हमने। किस तरीके से गैस एक्सचेंज करता है, रेस्पिरेशन कहते हैं उसको हम, ये किस तरह करता है। अब हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स की। दो टॉपिक आज हमने डिस्कस करने थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स, कॉलोनियल वर्ड जो है वो कॉलोनी से निकला है, ठीक है। तो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स क्या होगा, कॉलोनी वाले ऑर्गेनिजम्स। टाइटल पे अगर हमने गौर करें तो कॉलोनियल वर्ड कॉलोनी से निकला है, और कॉलोनी के मायने होते हैं अगर एक ऑर्गेनिज्म मिलकर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक जगह पर रह रहे हो। अब कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इस चीज को देखते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते तो ये यूनिसेलुलर है, यानी इनमें भी एक ही सेल होता है, इनकी बॉडी में एक ही सेल ही होता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन कॉलोनी बना के रह रहे होते हैं। आपने आम तौर पे आम टर्म्स में अपनी नॉर्मल लाइफ में कॉलोनी वर्ड यूज किया होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक ही जगह में रह रहे होते हैं ना। जैसे अगर बहुत सारे इंसान है जी, एक स्क्वायर है, बहुत सारे फ्लैट्स हैं उसमें रह रहे हैं तो हम कहते हैं ये कॉलोनी है। ऐसा ही कुछ मामला यहाँ हो रहा है। कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन काफी सारे एक जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह मिलकर रह रहे होते, कॉलोनी बना लेते हैं। तो अब ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बन गया है जी, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन गया इसको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। तो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स क्या होगा, ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो अकेले रहने की बजाय कॉलोनी बना लेंगे और पूरी कॉलोनी बनाकर वो एक पूरी कॉलोनी बना लेते हैं जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर रह होते हैं। इनको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं, लेकिन अभी आप जरा ध्यान में रखें जैसे ह्यूमन वगैरह जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर से डिफरेंट होते हैं क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम हर सेल को अलग अलग कर दें तो वो सर्वाइव नहीं करता, जबकि कॉलोनियल के अंदर ये खास बात होती है कि कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म में जितनी भी कॉलोनी में जितने भी सेल्स पाए जा रहे हैं अगर हम सबको अलग अलग कर दें, सारे यूनिसेलुलर को अलग कर दें, वो सारे अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये होते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। अब कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म में जो हम एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं वो है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स को हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखना है जी, ये इसकी डायग्राम है। अगेन कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है, यानी है तो ये वॉलवॉक्स एक सिंपल सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन क्या ये सारे बहुत सारे वॉलवॉक्स आपस में मिल जाते हैं और एक बड़ी सी कॉलोनी बना लेते हैं, तो ये कॉलोनियल हो जाएंगे। अगर हम इन कॉलोनी के तमाम वॉलवॉक्स को अलग कर दें तो हर एक वॉलवॉक्स जो है वो सर्वाइव करेगा, जिंदा रहेगा, अपने तमाम काम करेगा, बाकी एक अपने आप को सेफ्टी, अपने काम को ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए ये एक जगह इकट्ठा रह रहे होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कॉलोनियल होते हैं। वॉलवॉक्स इसकी बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है। वॉलवॉक्स एक पॉलीफाइलेटिक जीनस होता है जी, किसका, ग्रीन एल्गी का। ग्रीन एल्गीज होते हैं ये और इनकी फैमिली है जी वॉल्वोकेसी। अच्छा, पॉलीफाइलेटिक क्या होता है? पॉलीफाइलेटिक कहते हैं जी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनकी एवोल्यूशनरी चेन के अंदर इनके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। एवोल्यूशनरी चेंज आप हमारी बायोलॉजी कहा करती है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उनसे दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है।
तो पॉलीफाइलेटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके एंसेस्टर्स एक नहीं होते, कई जगहों से ये ड्राइव हुए हुए होते हैं, कई जगहों से ये इवॉल्व हुए हुए होते हैं। तो वॉल्वॉक्स इसी तरह पॉलीफाइलेटिक होता है, यानी कई जगहों से ये इवॉल्व हुआ है। ग्रीन एल्गी, ग्रीन क्यों कहा जा रहा है? फोटोसिंथेटिक है ये ऑटोट्रॉप होता है। ऑटोट्रॉप होता है, इसके पास पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है, लिहाजा ये ऑटोट्रॉपिक हो गया। और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन होते हैं जी, इसलिए इसको हम ग्रीन कह रहे हैं। तो ये ग्रीन एल्गीज होते हैं जी, और इनकी जो फैमिली है वो वोल्वोसिएसी है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये फ्रेश वाटर में आपको मिलता है, मीठे पानियों में ये आपको मिलेगा जी। मीठे पानियों में इनकी पूरी एक बॉल की तरह की एक कम्युनिटी पाई जा रही होती है, कॉलोनी पाई जा रही होती है। इसके कॉलोनी के बारे में अगर हम बात करें तो ये तकरीबन एक कॉलोनी में 50,000 वॉल्वॉक्स होंगे, यानी 50,000 के करीब वॉल्वॉक्स आपस में मिल जाते हैं और एक कॉलोनी बना लेते हैं। और इनकी जो कॉलोनी है वो बॉल की तरह की होती है, स्फेरिकल होती है, गोल होती है। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। डायग्राम में आप देखेंगे ये सारे आपको ये जो छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स नजर आ रहे हैं, ऑल आर वॉल्वॉक्स। तकरीबन एक कॉलोनी में 50,000 के करीब वॉल्वॉक्स मौजूद होते हैं, सारे आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और पूरी एक बॉल शेप कॉलोनी बना लेते हैं। कॉलोनी बनाने से इनको ये फायदा होता है कि इनके बहुत सारे काम जो आसान हो जाते हैं, सर्वाइव करने में भी आसान होता है, प्रोटेक्शन भी ज्यादा होती है, बहुत सारी फायदा होता है। तो वॉल्वॉक्स एक ग्रीन एल्गी होता है, ऑटोट्रॉप होता है, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसकी जो कॉलोनी होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है और एक कॉलोनी में तकरीबन 50-50 ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे होते हैं। अगर हम एक इंडिविजुअल वॉल्वॉक्स की बात करें तो इस डायग्राम में आपको ये ऊपर जो नजर आ रहा है ये एक इंडिविजुअल वॉल्वॉक्स है, यानी हमने कॉलोनी से इसको अलग करके इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो राउंड या ओवल शेप का ये होता है और इसके पास 2 फ्लैजिला मौजूद होते हैं। ऊपर आपको जो धागे नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं दे आर कॉल्ड फ्लैजिला, इसकी मदद से ये मूव करता है। उसके अलावा इसके अगर हम सेल में देखें तो ग्रीन पिगमेंट है, लिहाजा क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर मौजूद है, ये फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑटोट्रॉप हो जाते हैं। न्यूक्लियस मौजूद होता है इनके सेल के अंदर जिससे ये अपने पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है बिल्कुल एमीबा की तरह, जिसके अंदर एक्सेस वाटर स्टोर हो जाता है और उस एक्सेस वाटर को भी ये निकाल देते हैं बाहर। एक आई स्पॉट होता है, एक ऑर्गेनल होता है आई स्पॉट, जो कि लाइट की इंटेंसिटी को, लाइट की शिद्दत को डिटेक्ट करता है। इस आई स्पॉट की मदद से ये देखते हैं लाइट कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं ये, इनको लाइट चाहिए होती है, लिहाजा ये आई स्पॉट की मदद से लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करके फ्लैजिला की मदद से ये मूव करके उस लाइट तक पहुंचते हैं और फिर वहां जाके फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब जब ये वॉल्वॉक्स आपस में तकरीबन 50,000 के करीब वॉल्वॉक्स आपस में मिलके जब कॉलोनी बना लेते हैं तो अब इन कॉलोनी के अंदर जो कुछ वॉल्वॉक्स होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी ज्यादा होती है, उनका आई स्पॉट अच्छा होता है, तो उनका काम जो है वो फोटोसिंथेसिस की तरफ चला जाता है। कुछ लोगों का आई स्पॉट, कुछ वॉल्वॉक्स का आई स्पॉट थोड़ा ज्यादा मजबूत नहीं होता, तो वो जो है वो रिप्रोडक्टिव की तरफ चले जाते हैं, रिप्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो इनकी जो कॉलोनी जब तैयार होती है तो जितने भी वॉल्वॉक्स होंगे जिनका आई स्पॉट अच्छा होगा वो सारे जो है ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ऊपर की तरफ अरेंज हो जाते हैं। और जितने ऐसे वॉल्वॉक्स होते हैं जिनका आई स्पॉट इतना अच्छा नहीं होता तो वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। ऊपर वाले जो है वो फोटोसिंथेसिस फूड प्रिपरेशन वाला काम करेंगे, नीचे वाले रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। तो डायग्राम में आप देख रहे हैं ये पूरी वॉल्वॉक्स की कहानी है, कॉलोनी है। तो ये आप देख रहे हैं ऊपर वालों में रेड डॉट्स बने हुए, इट मींस दे हैव स्ट्रांग आई स्पॉट। इनका आई स्पॉट अच्छा है, स्ट्रांग है, लिहाजा ये ऊपर की तरफ अरेंज हो गए। ये वाले जितने भी वॉल्वॉक्स हैं ये फोटोसिंथेसिस की तरफ ज्यादा फोकस होगा, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे कॉलोनी के लिए। जबकि ये जो नीचे वाले देखें इनमें रेड स्पॉट नहीं है, इट मींस कि इनके अंदर जो आई स्पॉट है वो वीक हो गया, खत्म हो चुका है, लिहाजा ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। कर सकते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहा है। ये अपना काम ज्यादातर किस तरफ, रिप्रोडक्शन की तरफ ले जाते हैं। रिप्रोडक्शन करते हैं जिनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो गोनोइडियल कहलाती है। अच्छा, वॉल्वॉक्स जो है वो इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं होता, फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉप है, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेता है, इसलिए इसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की तो जरूरत है नहीं। किसी खाना हासिल करने के लिए कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म तो नहीं चाहिए। ये कोई ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट, ऐसा हार्मफुल टॉक्सिन, कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस नहीं बनाते जो इंसान को नुकसान दे। तो अगर किसी पानी के अंदर हमारे पास वॉल्वॉक्स मौजूद है, हम वो पानी पी भी जाए तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये वॉल्वॉक्स ने हमारी बॉडी के अंदर जाके कोई हार्मफुल सब्सटेंस तो बना के हमारी बॉडी में डालना तो है नहीं, तो हमने तो बीमार ही नहीं होना। ठीक है, तो ये नुकसानदेह नहीं है, ह्यूमंस के लिए ये नुकसानदेह नहीं है। तो ये कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म हो गया। तो आज की क्लास में हमने यही 2 टॉपिक डिस्कस करने थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो आज की क्लास की समरी देखते हैं जरा।
आज की क्लास में हमने जो पहली चीज डिस्कस करी वो थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनकी बॉडी में खाली एक ही सेल्स मौजूद होता है, उसी एक ही सेल से ये अपने तमाम बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमीबा एंड बैक्टीरिया। उसके बाद हमने बात की कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स की। कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, एक ही सेल होता है इनकी बॉडी के अंदर, लेकिन ये अकेले रहने के बजाय आपस में मिलकर कॉलोनी बना लेते हैं और कॉलोनी की शक्ल में ये रह रहे होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। और जो एग्जाम्पल हमने पढ़ी वो थी वॉलवॉक्स। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।